हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिफॉर्म्स मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या रिफॉर्म मेजर जो है वो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में लाए गए। सो देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द आरबीआई हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू रिमूव दिस डिफिशिएंसी एंड सम ऑफ द shortcomings have been ever overcoming after nationalization of bank. So reform measures have been introduced in recent year to strengthen the Indian money market. अब यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिया की मनी मार्केट क्या होती है, इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, इसकी डिफिशिएंसी क्या होती है। तो उस डिफिशिएंसी को बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि इंडिया की मनी मार्केट को स्ट्रेंथन बनाया जा सके, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो क्या जो है मेजर्स लिए गए थे वो ये था कि डी रेगुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाए, डी रेगुलेट किया जाए, फिर से सेट किया जाए। As part of its anti-inflationary policy, RBI has been following a policy of strict control over the interest rate in the country. All along, the deposit rate and the lending rate of the banks' interest rate on their interbank call money has been subject to a ceiling. RBI took steps to deregulate the money market interest rate, and based on recommendation of Narasimha Committee in November 1991, banking and financial institutions were told to follow the market-related interest rate. This have proved to be a significant step towards the ऑफ द मनी मार्केट। नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन थी 1991 नवंबर में कि जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, जितने भी बैंक्स रेगुलेट कर रहे हैं, उनको जो मार्केट रेट है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो है लैंडिंग या बोरिंग करनी होगी, ताकि हम हमारी इंडिया की जो मनी मार्केट है उसको स्ट्रेंथन बना सके। उनको अपने हिसाब से जो है वो रेट नहीं लगाने, मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इंडिया में अब क्या हो चुके हैं, और बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। ये भी एक अच्छा मेजर्स है ताकि हम हमारी इंडिया की मनी मार्केट को स्ट्रेंथन बना सके। सो ट्रेडिशनली द 91 days ट्रेजरी बिल हैव बीन द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच could be traded in the Indian money market. Over the last year, RBI has introduced 4 new money market instruments: 182 days Treasury bill, 364 days Treasury bill, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल पेपर। जो 1991 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस समय इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं थे। पहले सिर्फ एक ट्रेजरी बिल चलता था, जो कि क्या था, 91 डेज ट्रेजरी बिल जो था उसमें डील किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने नए इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि 182 डेज़ का ट्रेजरी बिल आया, फिर 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल आया, फिर कमर्शियल जो है पेपर आया, उसके बाद कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इस तरीके से हमने बहुत सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ताकि इंडिया की जो मनी मार्केट है उसको स्ट्रेंथन बनाया जा सके। उसके बाद आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी होती है और वो उस मनी को जो है आरबीआई के पास रखता है कुछ पीरियड के लिए, शॉर्टर पीरियड के लिए, जब तक उसकी यूज़ नहीं है, और उस अमाउंट पे जो रेट आरबीआई प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। So in India, repo rate is the rate at which the RBI lend money to a commercial bank in the India if they face a scarcity of fund. Commercial banks sell government security and bonds to Reserve Bank of India with an agreement to repurchase the securities and bonds for Reserve Bank from RBI on a future date at a predetermined price, including interest charges. हमने कहा कि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीआई से लेती है, तो किस चीज़ के बदले में लेती है, वो बदले में क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि बदले में वो सिक्योरिटीज़ जो है ऑफ़र करती है। सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसने परचेज़ की थी, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, आरबीआई को सेल कर देती है, और ये कहती है कि हम क्या करेंगे, फिर फर्दर इसको रिपर्चेज़ करेंगे, और प्राइस बता देते हैं कि किस प्राइस पे जो है वो क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। इट इज़ दैट रेट एट विच द आरबीआई बोरो फंड्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। इन अदर वर्ड, इट इज़ द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक इन इंडिया पार्क देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई, ठीक है, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टर्म। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। अब हमने एक चीज़ और
इंट्रोड्यूस की मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। पहले मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड जो है नहीं था। म्यूचुअल फंड्स के मतलब ये है कि जब कोई इन्वेस्टर क्या करता है, अपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये मनी मार्केट का पार्ट बना है ताकि आप 1 ईयर तक के लिए अपना पैसा जो है वो क्या कर सको, इन्वेस्ट कर सको। So money market mutual fund introduced in 1991 April, which provide additional short-term avenue to investors. Means portfolio of money market mutual fund consists of short-term money market instrument, which also include the rated corporate bonds, डिबेंचर्स विद रेसिडुअल मेच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो कमर्शियल बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जहाँ पे एक इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो 1 ईयर के लिए जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा सेटिंग अप ऑफ DFHI। ठीक है, डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंसिंग हाउसिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, किस तरीके से DFHI को सेटअप किया गया था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अप्रैल 1988 में RBI ने क्या किया, DFHI को सेटअप किया था ताकि हमारा जो मनी मार्केट है वो स्मूथली फंक्शंस कर सके। और ये जो बेसिकली कॉल मनी के बिहाफ पे, कॉल मनी मार्केट के बिहाफ पे जो है वो काम करता है। So DFHI was set up with the major objective of bringing into the fold of the Indian money market the entire financial system comprising all the banks and financial institutes so that their short-term surplus and deficiency are equilibrated at a market related rate. So it's operate both as a lender and borrower इन द कॉल मनी मार्केट। तो हमारा DFHI जो है वो लेंडर और बोरो की तरह क्या करता है, काम करता है। जब एक बैंक के पास सरप्लस हो, दूसरे बैंक के पास डिफिशियंसी हो, तो किस तरीके से आपस में बैंकों को पता चलेगा। तो जिसके पास सरप्लस होता है वो DFHI के पास जाता है, बताता है मेरे पास इतना फंड सरप्लस है, इस रेट पर मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ। और किसी के पास डेफिशिएंसी है तो वो सीधा DFHI के पास जाता है ताकि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, वो अच्छे से स्मूथली क्या कर सके, वर्क कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।